सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। और कल हम लोग जो बात कर रहे थे उस बात को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो मेरे से जुड़े हैं, रोजी भंवर गुड मॉर्निंग, शंकर जी गुड मॉर्निंग, किरण गुड मॉर्निंग। जो भी जुड़े हुए हैं और जो भी जुड़ेंगे आगे, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, कल की जो बात थी उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। कल जो एक थोड़ा सा इश्यू आप लोगों का था आवाज़ का, वो हमने ठीक करवा लिया है। दूसरा, पीछे का जो पैनल है उसको भी हमने चेंज कर दिया है। तो आज आपको लिखने में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। कल जो हम बात कर रहे थे उस बात को अपन कंटिन्यू करते हैं। कल तक जो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था, अभी जो भी जुड़ रहे हैं सभी को वापस मैं गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ और अपन क्लास शुरू कर रहे हैं अब, ठीक है। तो देखिए, कल की बात एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के पास। मैंने आपको कहा था कि हम भारत का परिचय पढ़ रहे हैं और भारत के परिचय के अंतर्गत सबसे पहले जो भारत की स्थिति थी, उस भारत की स्थिति को बताने के लिए हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे बात करी थी। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए हमने ग्लोब को पढ़ना शुरू किया था। ग्लोब को पढ़ने के लिए अपन ने पहले बताया कि ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। 1492 में मार्टिन बोहेम ने बनाई थी। इस पर विशेष प्रकार के कोण हैं जिनको अक्षांश और देशांतर कहा। अक्षांश और देशांतरों को मापने के लिए डिग्री, मिनट और सेकंड इकाइयों का उपयोग किया गया। इसके बाद हमने कहा था 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। उसके बाद मैंने दो परिभाषाएं लिखी थी, एक अक्ष और एक कक्ष की। अक्ष को हमने परिभाषित किया था उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को केंद्र से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, और कक्ष को हमने परिभाषित किया था वो काल्पनिक पथ जो कि जिस पर कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो कक्ष या ऑर्बिट कहलाता है। उसके बाद मैंने दो नाम लिखे थे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये वो बिंदु हैं जो कि ग्लोब की सतह पर निर्धारित किए गए, जिनका निर्धारण, एक का निर्धारण ध्रुव तारे की मदद से और एक का निर्धारण सदर्न क्रॉस तारे की मदद से किया गया था। उसके बाद मैंने अक्षांश रेखाओं के लिए आपको कहा था कि ये लाइनें आपको लिखनी है। उसके बाद हम 1 बाय 1 हर एक लाइन को यहाँ पर समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ जो पहली लाइन मैंने आपको लिखवाई थी उसमें अक्षांश रेखाओं को ग्लोब की सतह पर पश्चिम से पूर्व में खींचा जाता है और इनके द्वारा उत्तर से दक्षिण की स्थिति निर्धारित की जाती है। पहली लाइन लिखी थी अपन ने। दूसरी जो लाइन है उसमें लिखा था अपन ने, वे समस्त रेखाएं जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। तीसरी लाइन लिखी थी, प्रधानत अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। और उसके बाद मैंने लिखा था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को या पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ये बात मैंने कल यहां तक आपको लिखवा दिया था, राइट डाउन करवा दिया था। अब इसके बाद आज जो हम इसके आगे की लाइन जो लिखना शुरू करेंगे वो आप लोग शुरू करेंगे वापस से। जो कल्याणमल गुड मॉर्निंग, रमेश गुड मॉर्निंग, राकेश गुड मॉर्निंग, विकास गुड मॉर्निंग। और मैं यूँ कहूँ कि जो भी आप बता रहे हैं, राकेश जी सर पटवार के टॉपिक बता दो कि यह पढ़ना है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखो, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी का जो सारा पार्ट है उसको पूरा बता दिया है। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, पटवार के अंदर जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसमें आपके इकोलॉजी वाला पार्ट है, वो इकोलॉजी वाला पार्ट भी मैंने आपको बोल दिया था कि मैं करवा दूंगा, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। पहली बात तो आप तो पहले जो टॉपिक हैं इन सारे टॉपिक पे मास्टरी करो जो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब हम सारे जो भी अभिवादन हैं उन सारे अभिवादन के तरीकों से वापस मैं आप सभी का एक बार नाम लेते हुए और वापस मैं अभिवादन करता हूं। और आज की क्लास अब हम कंटिन्यू करते हैं, जहां तक हमने कल पढ़ा था उसके आगे अब आप लिखना शुरू करना अगली लाइन में। आप इसी में अगली लाइन में लिखना। मैं दूसरा पेज ले रहा हूं इसके लिए, तो इसमें आपको थोड़ा क्लियर भी रहेगा, विजिबल भी रहेगा। तो शुरुआत कीजिए क्लास को। वापस से सभी को नमस्कार। और शर्मा ध्रुव तारे को इंग्लिश में पोलर स्टार बोलते हैं, कल मैंने लिखा भी था, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं अपन। आगे की लाइन में लिखना, अक्षांश रेखाएं जैसे मैं लिख रहा हूं इसी उसमें लिखना, अक्षांश रेखाएं पहला है
संख्या। संख्या में लिखना कुल अक्षांश बराबर करके 180, कुल अक्षांश रेखाएं बराबर करके 179, कुल अक्षांशीय वृत्त (181). 3 नंबर लिखे हैं मैंने। यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा अक्षांश रेखाओं की संख्या के लिए। संख्या में मैंने 3 संख्याएं लिखी हैं। पहला कुल अक्षांशों की, दूसरा कुल अक्षांश रेखाओं की, और तीसरा कुल अक्षांशीय वृत्तों की। ग्लोब की सतह पर कुल अक्षांश जो है उनका जो नंबर है वो 180 है, कुल अक्षांश रेखाओं का नंबर 179 है, और कुल अक्षांशीय वृत्त यानी जो लैटिट्यूड सर्कल है वो 181, कुल लाइन जो है वो 179, और कुल एंगल जो है वो 180 है। क्यों है, कैसे हैं, वो हम आगे बात करेंगे। नरेंद्र, राजस्थान भूगोल पढ़ने का भी मौका मिलेगा, बाद में मिलेगा। अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना उसको प्लीज आप पढ़ते रहें, अभी कमेंट पे ना ध्यान देके। और सर आप ऐसा पढ़ा देना कि भटकना ना पड़े। ये मान सिंह जी लिख रहे हैं। मान सिंह जी देखो, ये अपनी सेकंड क्लास है, आप प्लीज, आप मैं कह रहा हूं उन कमेंट को छोड़ करके एक बार पहले टॉपिक पढ़ के जितने जो कमेंट करोगे ना, एक क्लास में कमेंट के रखूंगा, ये मेरा वादा है। आप पूरा का पूरा जो है एक टॉपिक पढ़ो पहले, उसके बाद अपन जो आप सुझाव दोगे मैं वो सुझाव लूंगा। अभी क्या अपनी 1 घंटे की क्लास में अपन 15-20 मिनट तो इधर उधर टाइम पास हो जाता है। मैं चाह रहा हूँ पूरी टॉपिक को अपन खत्म करें, उसके बाद एक पूरा सेशन मैं आपको बातें करने के लिए रखूंगा, ताकि उसमें आपको जो प्रश्न हो वो आप मुझसे पूछ सकें, और जो भी कोई आपका, मैं यूँ कहूँ कि जो संदेह हो उसको मैं आपको पूरा का पूरा बता सकूं। इसलिए अभी आप एक बार उसके बजाय इस पे लिखने का थोड़ा टाइम रखें। देखिए, पहले मैंने लिखा है अक्षांश रेखाएं संख्या, दूसरा लिखना लंबाई, इसी क्रम में लिखना लंबाई में लिखना समस्त अक्षांश रेखाएं लंबाई में असमान होती हैं। सबसे लंबी भूमध्य रेखा है, तथा भूमध्य रेखीय व्यास जो इक्वेटोरियल डायमीटर जिसको बोलते हैं, तथा भूमध्य रेखीय व्यास का मान 12,756 किलोमीटर है। ये दूसरी लाइन थी। लंबाई, समस्त अक्षांश रेखाएं लंबाई में असमान होती हैं। सबसे लंबी भूमध्य रेखा है तथा भूमध्य रेखीय व्यास का मान 12,756 किलोमीटर है। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। उमेश जी लिख रहे हैं आप अच्छा समझाते हैं, आपको बस समझ आना चाहिए, वो अच्छी बात है। लंबाई, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, संख्या सारी चीज़ लिख ली होगी आपने, लंबाई मैंने लिखवा दिया। तीसरे नंबर पर मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, आपको ए, बी और सी बिंदु लिखना है आगे, जैसे आप लिख रहे हैं उसी पेज पे आगे सी में लिखना बीच की दूरी, यानी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। बीच की दूरी में लिखना
अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। इसका मान लगभग समान होता है। जो 111 किलोमीटर है। ठीक है, तीन चीजें हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या यानी अक्षांशों के लिए अपन ने संख्या, दूसरे नंबर पर लिखी लंबाई और तीसरे नंबर पर लिखी है इनके बीच की दूरी। ठीक है, जो भी अभी जुड़ रहे हैं, विनोद, जयेश, सभी को गुड मॉर्निंग। तो ये तीन लाइनें मैंने लिखवाई हैं आपको। देखिए वापस मैं बोल रहा हूं कि अक्षांश रेखाएं, पहला है संख्या का बिंदु, दूसरा है लंबाई का बिंदु, अभी मैंने समझाया कुछ नहीं है, अपन सिर्फ लिख रहे हैं इसको, और तीसरा है इनके बीच की दूरी। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट था इन तीनों के बीच में। लास्ट में एक पॉइंट लिखना आप, अकेली अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती हैं। यानी अक्षांश रेखाएं, जो अकेली अक्षांश रेखा हैं, वो किसका निर्धारण करती हैं? जलवायु का। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों मिलकर के किसी भी स्थान की स्थिति निर्धारित करती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा दोनों किसी भी स्थान की स्थिति बताती हैं। अकेली जो अक्षांश रेखा है वो किसका निर्धारण करती हैं? जलवायु का निर्धारण करती हैं। कैसे करती हैं उसकी हम आगे बात करेंगे। तथा अकेली देशांतर रेखाएं जो हैं वो आपके समय तथा तिथि का निर्धारण करती हैं। तो अक्षांश देशांतर दोनों स्थिति, अकेली अक्षांश जलवायु और अकेली देशांतर समय और तिथि निर्धारित करती है। अब वो कैसे करेंगे वो सारी अपन समझ लेंगे। ठीक है, आशीष जी आप लिख रहे हैं कि अनचाहे कमेंट पर ध्यान मत दो, ये क्लास में ऐसे ही कमेंट करते रहते हैं, आप केवल एकदम पढ़ाई पे। वेरी गुड, मैं खुद भी यही चाहता हूँ और इसी चीज़ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखी है कि जैसे आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बीच बीच में इन कमेंट्स पे जाते हैं तो जो वास्तव में जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो डिस्टर्ब होता है, नो डाउट, है ना। तो अपने को यहाँ पढ़ना है, नो डाउट, जो भी यहाँ मुझे लगेगा उस कमेंट को मैं पढ़ के और आपको सुनाऊंगा जो जेन्युइन होगा। ठीक है ना, और 1 या 2 दिन में आप सबको इसकी हैबिट भी पड़ जाएगी। आप केवल और केवल खुद अपने कॉपी पेन लेके बैठोगे और पूरा फोकस रखोगे पढ़ने पे। चलिए, ये पूरी बात मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के लिए लिखवाई है। सबसे पहली लाइन, अब अपन एक एक लाइन को समझते हुए चलते हैं। आप उन सब जो पहला पेज आपने अक्षांश रेखाओं के लिए लिखा था, पहली लाइन, उस लाइन को अपने सामने निकालो और यहाँ बोर्ड के ऊपर इसको देखते रहो। मैं एक एक लाइन टू लाइन आपको समझाता चल रहा हूँ। ठीक है, पहली लाइन में मैंने आपको लिखवाया था कि ये ग्लोब है, इस ग्लोब की सतह पर जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन अक्षांश रेखाओं को किस दिशा से किस दिशा में खींचा जाता है? तो मैंने आपको बोला है पश्चिम से पूर्व में खींचा जाता है। अब ध्यान देना इस चीज को, हमेशा आप लोग जब भी आप दिशा की बात करोगे तो दिशा के रूप में आप ये प्लस का निशान ध्यान रखना। आप सबको पता है इस प्लस के निशान का कि इसके अंदर जो प्लस के 4 दिशाएं हैं वो कौन सी हैं, लेकिन हमेशा जब भी आप अप्लाई करोगे तो थोड़ा थोड़ा डगमगाओगे, लेकिन इसको हम 2-4 बार जैसे अप्लाई करेंगे तो आप इस चीज को सीख जाओगे, तो दिशा में आपके कभी गड़बड़ नहीं होगी। यहां देखिए, इस प्लस के अंदर ऊपर का मतलब होता है उत्तर, नीचे मतलब दक्षिण, ईस्ट और वेस्ट। अगर हम
कहीं भी किसी भी यानी कहीं से भी आपको दिशा बतानी है तो वो दिशा किसी एक निश्चित पॉइंट से बताओगे आप। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी एक दिशा आपने कह दी पूर्व है तो पूर्व ही होगी, ऐसा नहीं होगा। एक निर्धारित बिंदु होगा, उस निर्धारित बिंदु के यदि मैं कहूँ मेरा ये हाथ है यहाँ पर, इस निर्धारित बिंदु के ऊपर उत्तर है, इसके नीचे दक्षिण है। इसका अगर इस मैप को अपन फॉलो करते हैं तो ये हिस्सा पश्चिम हो गया और ये हिस्सा पूर्व हो गया। लेकिन ये कहां से है सारी दिशा? यहाँ इस पर्टिकुलर स्थान से। अगर इसी स्थान को हमने आगे या पीछे कर दिया तो जाहिर सी बात है कि वो जो दिशा है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो किसी भी स्थान की जब आपको दिशा निर्धारित करनी है तो वो किसी निश्चित बिंदु से होगी। यानी अगर हम कहें कि यहाँ ये चारों दिशाएं आपने बताई तो ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है। इस बिंदु का ऊपर मतलब उत्तर है, नीचे मतलब दक्षिण है, दायां और बायां मतलब पूर्व और पश्चिम है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस ग्लोब की, तो इस ग्लोब के ऊपर अगर हम चारों दिशाओं की बात करते हैं तो इसमें इस ग्लोब में पश्चिम और पूर्व को देखें तो इसमें ये जो भी प्लस का निशान था उस प्लस के निशान के आधार पर ये तो क्या हो जाएगा? पूर्व, और ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। ठीक है। तो इसका मतलब ये ग्लोब और इसके ऊपर जब हम इनको खींचते हैं तो ये इनकी दिशा रहेगी, यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। ठीक है। जो ग्लोब है, इस ग्लोब को जब आप देखते हैं तो देखिए जो भी ग्लोब की स्थिति आप देखोगे तो ये स्थिति है। अब इस ग्लोब के ऊपर आप इन जो भी अक्षांश रेखाएं हैं इनको पश्चिम से और पूर्व के ऊपर पूरी की पूरी ग्लोब की सतह पर आप इसको खींचते हैं। ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं इनको पश्चिम से पूर्व में खींचते हैं और इनके द्वारा जो स्थिति निर्धारित करी जाती है वो उत्तर से दक्षिण की होती है। आप इस चीज को ध्यान रखना हमेशा कि स्थिति जो होगी, कोई भी स्थान की स्थिति, जैसे आप कहते हो भारत है, भारत की स्थिति आपको निर्धारित करनी है। अब भारत की स्थिति आपको बतानी है। एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करता हूं, ये जो भारत है, इस भारत को जब आप देखते हैं तो इस भारत के अंतर्गत ये यहां से और यहां तक जो भारत की स्थिति आएगी ये ऊपर से नीचे की स्थिति है। ठीक है ना। तो ये ऊपर से नीचे मतलब जो दिशा आएगी ना, इस दिशा को आप क्या कहोगे? ऊपर मतलब उत्तर, नीचे मतलब दक्षिण। ठीक है ना। तो ये उत्तर से दक्षिण की स्थिति होती है। ठीक है ना। और ये पूर्व और ये पश्चिम, क्योंकि जो प्लस का निशान आपने देखा था उसके अंदर ऊपर नीचे मतलब उत्तर दक्षिण और दाएं बाएं मतलब पूर्व और पश्चिम। तो भारत में अगर हम ये स्थिति देखेंगे तो ये जो स्थिति आएगी वो किसकी आएगी? वो पूर्व से पश्चिम की आएगी। ये कौन सी हो गई? उत्तर से दक्षिण की स्थिति हो गई। मैंने आपको पहली लाइन जो बताई है वो यही बताई है। मान लीजिए आप तो कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब को हम एक मैप का फॉर्म देते हैं। जो ग्लोब है, इस ग्लोब को अगर फाड़ कर अपन एक नक्शा बनाते हैं तो जो नक्शा आपके सामने बनेगा वो नक्शा ऐसे बनेगा। ठीक है ना। यानी इस ग्लोब को हमने किसके रूप में कर दिया? एक नक्शे के रूप में कर दिया। अब ये इस नक्शे के रूप में जब आप देखते हैं तो ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। ये क्या हो गया? पूर्व हो गया। ये क्या हो गया? उत्तर हो गया। ये क्या हो गया? दक्षिण हो गया। यही सेम बात हर जगह रहेगी क्योंकि दिशा तो हमेशा ऐसी ही होंगी। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि इसमें जो एक ग्लोब था उसको जब आप नक्शे के रूप में लिखा तो यहां पर एक अक्षांश रेखा ये होगी। कोई भी एक अक्षांश रेखा है तो ये पश्चिम से पूर्व में ऐसे खींची जाएगी। अब जैसे कि मैंने भारत की बात करी है कि भारत मान लो यहां से और यहां तक जिन अक्षांशों में है, तो इस नक्शे के ऊपर अपन कोई भी दो अक्षांश ले रहे हैं। मान लो एक अक्षांश ये है और एक अक्षांश ये है। ये कोई भी दो अक्षांश रेखाएं हैं। इन सबको अपन किधर खींच रहे हैं? पश्चिम से पूर्व में खींचते जा रहे हैं। ठीक है। अब इनके बीच में अगर हम देखते हैं
तो ये जो डिस्टेंस आएगी इस इस डिस्टेंस में अगर हम देखें कि यहां पश्चिम से पूर्व और यहां के बीच में कोई स्थान है, तो वो स्थिति जो होगी वो कौन सी होगी? उत्तर से दक्षिण की। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन अक्षांश रेखाओं को पश्चिम से पूर्व में खींचेंगे और उत्तर से दक्षिण की इनके द्वारा स्थिति निर्धारित करी जाएगी, पहली बात। ठीक है, मैं जहां तक समझता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से इनको पूर्व से पश्चिम से पूर्व में खींचते हैं और उत्तर से दक्षिण की स्थिति निर्धारित करी जाती है। दूसरी लाइन जो मैंने आपको लिखवाई है उसमें आप लोग देखिए मैंने आपको लिखवाया है कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं। तो आप लोगों ने लिखा है कि वो समस्त रेखाएं हैं जो इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पैरेलल खींची जाती हैं, समानांतर खींची जाती हैं। ठीक है, तो यहां अगर हम देखते हैं तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जब आप चलते हैं तो ये सारी इसके पैरेलल होती हैं। इसलिए समस्त अक्षांश रेखाओं को परिभाषित किया गया कि वो समस्त रेखाएं जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर होती हैं वो ही क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। तीसरा बिंदु मैंने आपको लिखवाया है कि जितनी भी जो अक्षांश रेखाएं हैं उन समस्त अक्षांश रेखाओं में सबसे प्रधान अक्षांश रेखा किसको माना गया है? तो जितनी भी जो अक्षांश रेखाएं हैं उनमें जो प्रधान अक्षांश रेखा है, इस प्रधान अक्षांश रेखा के रूप में जो माना गया है वो माना गया है भूमध्य रेखा को। ठीक है ना। समस्त अक्षांश रेखाओं में से प्रधान अक्षांश रेखा किसको माना गया? भूमध्य रेखा को। देखिए ये सारी चीजें काल्पनिक हैं। ग्लोब खुद काल्पनिक है, ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये सब भी काल्पनिक हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कल्पनाएं एक अध्ययन के लिए निर्मित की गई हैं। अब आपने कहा कि जितनी अक्षांश रेखाएं हैं उनके अंदर प्रधान अक्षांश रेखा के रूप में किसको निर्धारित किया गया? तो हम कह रहे हैं साहब भूमध्य रेखा को किया गया। क्यों? क्योंकि ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है और इसी को प्रधान माना गया। हो सकता है कोई और को मानते तो अपन और पढ़ते, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो अध्ययन है उसके रूप में सबसे प्रधान अक्षांश रेखा कौन सी है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को चूंकि ये इस ग्लोब के, इस पृथ्वी के बीचों बीच में से निकलती है, इसी कारण इसको भू मध्य के रूप में जानते हैं। भूमध्य यानी पृथ्वी के बीच में इसको जानते हैं। इसी रेखा को दूसरा नाम देते हैं विषुवत, इक्वेटर। विषुवत जो शब्द है, इस विषुवत शब्द में एक शब्द आता है विषुव। विषुव से विषुवत बना है और विषुव का तात्पर्य होता है सूर्य जब भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है उस घटना को विषुव बोलते हैं और उसी से शब्द बना है विषुवत। तो प्रधान अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने 3 लाइन बताई थी कि कोमल लिख रही हैं, सर प्लीज बताएं ये क्लास किन कोर्स के लोगों के लिए है। मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो भी भारत का भूगोल जहां भी आएगा उन सब के लिए है। जो आरएस और एसआई और जो पीसीएस के जो एग्जाम हैं उन सब की क्लास 3 से 4 होती है और बाकी के जो भी सबऑर्डिनेट जो भी आपके बोर्ड से एग्जाम होंगे उन सब में जहां इंडियन ज्योग्राफी है उसके लिए ये क्लास है। ठीक है, सोनू मीणा आप जो भी आपने लिखा है, जो आप चाह रहे हैं वो आप करें, ये बिना मतलब की चीज़ें यहाँ पे ना लिखें प्लीज़। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा, देखो मैंने 3 चीज़ें लिखी। सबसे पहली चीज़ क्या लिखी है कि अक्षांश रेखा किस दिशा से किस दिशा में खींची गई? पश्चिम से पूर्व में। स्थिति कौन सी बताती है? उत्तर से दक्षिण की। दूसरी बात लिखी कि जो अक्षांश रेखा है उन अक्षांश रेखाओं में से परिभाषा के रूप में लिखा है कि वो समस्त रेखाएं जो 0 डिग्री के पैरेलल खींची जाती हैं वो सारी क्या हैं? अक्षांश रेखा हैं। तीसरी बात हमने लिखी है कि जो अक्षांश रेखा है उसमें प्रधान अक्षांश रेखा किसको माना गया है? तो प्रधान अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा को माना गया है और भूमध्य रेखा जो है इस भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के रूप में जान रहे हैं। चौथी लाइन मैंने लिखवाई है आप लोगों को कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा
0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को या पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है। अगर मैं इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से इस ग्लोब के दो हिस्से कर देता हूं, तो इस दो हिस्से के तहत आपके सामने जो स्थिति आएगी वो स्थिति आएगी ये, यानी ये ग्लोब, इस ग्लोब के दो हिस्से, अब दो हिस्से में एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे, क्योंकि ये ग्लोब के बीचों बीच में है तो ग्लोब को जब काटेगी तो आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे। अब देखो, एक गोला है ग्लोब, इस एक गोले का आधा भाग जो होता है वो आधा भाग किस रूप में जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं गोलार्ध। तो ये दो गोलार्ध बन गए, ठीक है ना। अब ये दो गोलार्ध जो बने हैं, गोले का आधा गोलार्ध कहलाता है, हेमिस्फीयर कहलाता है जिसको बोले अपन। तो अगर हम बात करें कि एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब के दो हिस्से बना रही है, इन दो हिस्सों में से दो गोलार्ध जो बने हैं, अगर आप देखेंगे तो चलिए आप मुझे बताएं कि जो गोलार्ध के रूप में ये दोनों गोलार्ध हैं, ये एक दूसरे के किस दिशा में हैं? ये दोनों एक दूसरे के किस दिशा में है? अभी अपन दिशा पढ़ के आए हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूर्व पश्चिम में है या ये दोनों एक दूसरे के उत्तर दक्षिण में है? फटाफट जवाब दो। ये दो गोलार्ध जो भूमध्य रेखा ने ग्लोब के बनाए हैं, ये दोनों गोलार्ध एक दूसरे के किस दिशा में हैं? अभी तक एक भी जवाब नहीं आया मेरे पास में। विनोद सिंह का आया है सबसे पहला, साक्षी का आया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हो, नॉर्थ एंड साउथ राइट नाउ। प्रेम सिंह उत्तर दक्षिण, ठीक है ठीक है, अब बिल्कुल सारे किट्टू नॉर्थ साउथ, ठीक है। देखो, निश्चित रूप से मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि ध्यान रखना हमेशा जब भी ऊपर और नीचे दिशा का तात्पर्य आएगा उस समय निश्चित रूप से ऊपर मतलब उत्तर, नीचे मतलब दक्षिण। तो इसका मतलब हाँ, अब ठीक है, सभी लोग एम शर्मा, राजपाल, शैतान सिंह जी, गजेंद्र जी, सब नॉर्थ एंड साउथ। अब देखो, इसका मतलब ये दो गोलार्ध बन गए, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा इस ग्लोब के दो गोलार्ध बनाती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में यानी 0 डिग्री के ऊपर जितने जो अक्षांश होंगे वो सारे अक्षांश क्या होंगे, तो वो सारे अक्षांश कहलाएंगे उत्तरी अक्षांश। यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांशों को क्या कहेंगे हम, उत्तरी अक्षांश। तथा जो दक्षिणी गोलार्ध है, इस दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी जो अक्षांश होंगे, इन सब अक्षांशों को अपन किस रूप में जानेंगे, तो इन सब अक्षांशों को हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश, ठीक है ना। तो इसका मतलब अक्षांश दो प्रकार के होते हैं, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। यदि हम इस चीज को इस मानचित्र के ऊपर लेते हैं तो इस मानचित्र के ऊपर ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के ऊपर जब चलोगे तो जो अक्षांश होंगे वो कौन से अक्षांश होंगे, उत्तरी अक्षांश, और नीचे जो चलोगे वो अक्षांश जो होंगे वो दक्षिणी अक्षांश। इसका मतलब अक्षांश दो प्रकार के ये होते हैं, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। एक बार राजमल, मेरा कमेंट नहीं आ रहा है क्या सर? बिल्कुल राजमल जी, आपका कमेंट आ गया है। और जैसा कि अपन कहें, अपन सिर्फ कमेंट नहीं, अब आप लोगों ने सबने आंसर सही दिया है। और ये इसको मैंने पहले बोला है कि कोई बात नहीं, अगर मैं आपका नाम नहीं बोल रहा तो आपको उस पर ज़्यादा बोधर नहीं करना है। एक बार प्रश्न आया कि भारत निम्न में से किस अक्षांश में स्थित है, और ये प्रश्न भी RS प्री का प्रश्न है, देखिए आप। और प्रश्न में दिया कि भारत किस अक्षांश, निम्न में से भारत किन अक्षांशों में स्थित है। ऑप्शन में था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, दूसरा ऑप्शन था दक्षिणी अक्षांश, तीसरा ऑप्शन था पूर्वी अक्षांश, चौथा ऑप्शन था पश्चिमी अक्षांश, ठीक है ना। यानी ये चार ऑप्शन थे। ऑप्शन में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तो सब में था, लेकिन आगे चेंज कर दिया, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश, पश्चिमी अक्षांश। तो निश्चित रूप से हमारी ये बात तो समझ में आ गई
कि पूर्वी और पश्चिमी अक्षांश तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी अक्षांश तो कभी होता ही नहीं है। अक्षांश या तो कौन सा होगा, उत्तरी, या फिर कौन सा होगा, दक्षिणी। 0 डिग्री के ऊपर वाले जो अक्षांश होंगे, अक्षांश रेखाएं जो होंगी, वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी, और नीचे जो होंगी वो दक्षिणी अक्षांश। अब भारत जिनमें भी है वो तो अपन आगे बात करेंगे, लेकिन या तो वो उत्तरी में होगा या फिर दक्षिणी में। उत्तरी आते ही, और आपको ध्यान रखना है कि वो कहां पर होगा, ऊपर, और दक्षिणी आते ही इसका मतलब वो कहां पर होगा, दक्षिण में। अब इसमें भी एक और चीज आप लोग ध्यान रखना, इसमें एक और चीज आपसे पूछी जाती है कि अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अक्षांश रेखाएं जो स्थिति बताती हैं वो उत्तर से दक्षिण की स्थिति बताती हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं तो अब आप लोग आंसर देना और थोड़ा जल्दी देना, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा आपसे। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 8 डिग्री 4 मिनट है, और ये 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों में स्थित है, ठीक है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। अब आपसे पूछा जाता है कि भारत का उत्तरतम अक्षांश कौन सा होगा, जो नॉर्थ ईस्ट जो आपके लैटिट्यूड है वो कौन सा होगा, नॉर्दर्न जिसको बोले एकदम, जो नॉर्दर्न जो लैटिट्यूड या उत्तरतम अक्षांश जो है वो कौन सा होगा। देखो भारत उत्तरी अक्षांशों में है, ठीक, लेकिन आपने कहा कि जिन अक्षांशों में भारत है उसमें उत्तरतम अक्षांश कौन सा होगा और दक्षिणतम अक्षांश कौन सा होगा। तो पहला प्रश्न है कि जो उत्तरतम अक्षांश है वो कौन सा होगा। आशीष लिख रहे हैं विश्व के मानचित्र में भारत के पूर्व दिशा की ओर है। सर थोड़ा डाउट क्लियर करें तो एक बार फिर, ग्लोब में उत्तर दक्षिण में कैसे हैं। हाँ ठीक है, अभी बात करते हैं आशीष जी, आपका प्रश्न मैंने पढ़ लिया है। आपने लिखा है कि विश्व के मानचित्र में भारत के पूर्व दिशा की ओर है। हाँ ठीक है, अभी हो जाएगी आपकी ये समस्या क्लियर हो जाएगी, अभी नहीं होगी लेकिन ये। यस, आप लोग अब आंसर देना शुरू कर रहे हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट, यानी जो भी, अब मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, जो जैसे अभिषेक हैं, एम शर्मा है, रवीना है, सब 37 डिग्री 6 मिनट बता रहे हैं, ठीक है। यानी अब ध्यान देवें इस चीज में, भारत का उत्तरतम अक्षांश, उत्तरतम अक्षांश का मतलब है कि 0 डिग्री के जितना ऊपर आप लोग जाएंगे, 0 डिग्री के जितना ऊपर जाएंगे 90 डिग्री तक, तो वहां जाते जाते जो भी स्थिति बनेगी वो उत्तरतम होगी, ठीक है ना। और अगर इसी प्रश्न को अपन पूछते हैं कि भारत का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा होगा, जो सदर्न या दक्षिणतम जो अक्षांश है, जो अक्षांश आपको दिए गए हैं उसमें दक्षिणतम अक्षांश कौन सा होगा, तो भारत का दक्षिणतम अक्षांश जो अक्षांश है उसमें कौन सा होगा। भारत का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा होगा। ठीक है, बाकी सबने जो 37 डिग्री 6 मिनट आंसर दिया है वो एकदम ठीक आंसर है। समझ में भी आ गया होगा आप लोगों के कि जितना ऊपर जाएंगे वो स्थिति उत्तरतम होगी। अब हाँ ठीक है, आप लोग अब सारे के सारे वही दक्षिणतम स्थिति जो है वो भी आप लोगों ने बताना शुरू कर दी। 8 डिग्री 4 मिनट। प्रदीप सिंह ने 0 डिग्री लिखा है, ये नहीं, हाँ प्रदीप सिंह ने 0 डिग्री लिखा है, ये पता नहीं क्यों लिखा आपने ये। 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए ध्यान रखना आप, अब देखो मैं भारत का मैं मानचित्र जो मैंने आपको बना के दिया था उसी मानचित्र पे एक बार चलते हैं। मान लीजिए कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जहां से भारत शुरू हो रहा है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, जहां तक भारत है वो 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है ना। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत उत्तरी अक्षांशों में है और जितना भारत में 0 डिग्री के ऊपर से जितना चलेंगे तो उत्तरतम स्थिति आएगी। इसका मतलब भारत, देखो ध्यान देवें, भारत है तो उत्तरी अक्षांशों में ही, लेकिन स्थिति दो प्रकार की होगी, उत्तरतम और दक्षिणतम। जैसा कि अपन ने लिखा था कि अक्षांश रेखाएं उत्तर से दक्षिण की स्थिति बताती हैं। ठीक, आप लोगों ने सबने जो है वो आपके स्थिति जो बताई है वो ठीक बताई है। अब ध्यान देवें इस चीज पे, देखो आप कहें कि एक व्यक्ति है जम्मू कश्मीर में, या अब कहूं मैं लद्दाख में, एक व्यक्ति है तमिलनाडु में,
है दोनों के दोनों कहां पर, भारत में, लेकिन आप कहोगे कि एक तो उत्तर में है एक दक्षिण में है। आप मान लो यहां पर हो, ठीक है, तो आप कहोगे ये व्यक्ति तो उत्तर में है, ये व्यक्ति दक्षिण में है, तो कहां से उत्तर दक्षिण हो गया ये, तो आप जहां खड़े हो वहां से ये उत्तर में हो गया, ये दक्षिण में हो गया। आप कह रहे हो 0 डिग्री से अगर अपन कंपेयर करते हैं तो जो 0 के जितना ऊपर स्थान होगा वो उतना ही उत्तरतम होगा, और जितना नीचे होगा वो दक्षिणतम होगा। अब इसमें ध्यान देवें आप एक चीज कि ये जो आपने उत्तरतम और दक्षिणतम स्थिति बताई है, अगर इसी स्थिति को हम नीचे दक्षिणी अक्षांशों के संदर्भ में लेंगे तो 0 डिग्री के जितना नीचे जाएंगे अपन तो वो स्थिति होती जाएगी उसकी दक्षिणतम। वो स्थिति कौन सी बनेगी, उसकी दक्षिणतम। जैसा अपन ऊपर गए थे तो इसकी स्थिति कौन सी बन रही थी, उत्तरतम, ठीक है, तो इसके नीचे जाएंगे तो दक्षिणतम स्थिति बनेगी। और इन दक्षिणी अक्षांश, ये अक्षांश कौन से हैं, ये दक्षिणी अक्षांश हैं, ठीक है। अक्षांश चाहे उत्तरी अक्षांश हो चाहे दक्षिणी अक्षांश हो, ये अक्षांश कौन से हैं, उत्तरी अक्षांश हैं। उत्तरी अक्षांश हो चाहे दक्षिणी अक्षांश हो, दोनों अक्षांशों में स्थिति बनेगी उत्तरतम और दक्षिणतम। स्थिति कौन सी बनेगी, उत्तरतम और दक्षिणतम। अगर हम बात करते हैं कि 0 के ऊपर चलेंगे तो उत्तरतम स्थिति रहेगी, जो स्थान जितना 0 के पास रहेगा वो क्या होगा, दक्षिणतम। लेकिन अगर हम 0 के जितना नीचे जाएंगे, अगर मैं कहूं कि भारत उत्तरी अक्षांशों में नहीं है, भारत दक्षिणी अक्षांशों में है, और अगर भारत दक्षिणी अक्षांशों में है तो अब इस स्थिति में बताइए मुझे कि भारत इन्हीं अक्षांशों में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट में ही, तो अगर भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांशों में है तो इस समय भारत का उत्तरतम अक्षांश कौन सा होगा। मैं जहां तक समझ रहा हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा आपके कि भारत उत्तरी अक्षांशों में नहीं है, भारत दक्षिणी अक्षांशों में है, दक्षिणी अक्षांशों में है, इन्हीं अक्षांशों में सेम। ये मान लो 8 डिग्री 4 मिनट है और ये मान लो 37 डिग्री 6 मिनट है। अब मेरा प्रश्न यह है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांशों में है, तो अब भारत का उत्तरतम अक्षांश कौन सा होगा, ये बताएं फटाफट। एम शर्मा जी लिख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट। सोना ने लिखा है 4 डिग्री 6 मिनट, शायद टाइप में गलत हो गया होगा। किट्टू मोरे ने लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट। रामचंद्र जी ने लिखा 8 डिग्री 4 मिनट। गजेंद्र आपने लिखा है 37 डिग्री 6 मिनट। आपका गलत है जवाब, क्यों दिया है पता नहीं मुझे आपने ये। सीताराम ने ठीक जवाब दिया है, निशा ने ठीक जवाब दिया है, गजेंद्र जी का जवाब गलत है, किरण जी का जवाब ठीक है। देखिए अब आप लोग अब एनालाइज करना अपना। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जैसे जैसे 0 के नीचे जाओगे तो आपकी स्थिति क्या होती जाएगी, दक्षिणतम। तो इसका मतलब अब 0 के जितना पास जो स्थान होगा वो उत्तरतम स्थान होगा। दक्षिणी अक्षांशों में जो स्थान 0 के पास होगा वो उत्तरतम होगा, और जितना नीचे होगा वो दक्षिणतम होगा। क्योंकि ये हमेशा ये प्लस जो निशान था इसमें, ये तीर जो होगा ना, ये ऊपर वाला तीर उत्तर को बताएगा और नीचे वाला तीर दक्षिण को बताएगा हमेशा। तो अब किन्हीं भी अक्षांशों में देख लो, आप इन अक्षांशों में देख लो तो ये उत्तरतम होगा, ये दक्षिणतम होगा। इन अक्षांशों में देख लो, ये उत्तर ये दक्षिण, तो ये उत्तरतम होगा, ये दक्षिणतम होगा। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से उत्तर और दक्षिण की स्थिति निकाली जाती है किनसे, अक्षांश रेखाओं के द्वारा। ठीक है, मैं जहां तक समझता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। पहली लाइन लिखी मैंने कि अक्षांश रेखाएं जो हैं उन अक्षांश रेखाओं को ग्लोब की सतह पर पश्चिम से पूर्व में खींचा जाता है। उत्तर से दक्षिण की स्थिति कैसे निकाली जाती है वो मैंने सारी बता दी। दूसरी लाइन लिखी कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उसमें प्रधान अक्षांश रेखा किसको माना गया, 0 डिग्री को माना गया, और 0 डिग्री प्रधान अक्षांश रेखा है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के रूप में भी नाम देते हैं। और जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो समस्त अक्षांश रेखाएं हैं जो 0 डिग्री के समानांतर खींची जाती हैं। फिर अपन ने कहा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब के 2 हिस्से बनाती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये 4 बिंदु मैंने आपको कल की क्लास में लिखवाए थे और चारों को मैंने 1 बाय 1 आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। यहां पर तो मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के लिए 3 चीजें लिखवाई हैं।
पहला उनकी संख्या के बारे में, दूसरा उनकी लंबाई के बारे में, तीसरा उनके बीच की दूरी के बारे में। तीनों को बड़े ढंग से समझना। आइए शुरू करते हैं। मैंने लिखवाया अक्षांश रेखाओं की संख्या। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की संख्या में पहला अपन लिख रहे हैं कुल अक्षांश, दूसरा अपन लिख रहे हैं कुल अक्षांश रेखाएं, तीसरा अपन लिख रहे हैं कुल अक्षांशीय वृत्त। ठीक है, तीनों में डिफरेंस और तीनों का नंबर बिल्कुल जरूर ध्यान रखें आप लोग। कुल अक्षांश ये मैंने लिखवाए आपको 180। ठीक है ना। देखिए ध्यान देना आप कि हाँ ठीक है गजेंद्र जी, अब आपने 8 डिग्री 4 मिनट लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा, इतना रिप्लाई मत करो बार बार। देखिए जो मैं बात कर रहा हूं आपसे कि कुल अक्षांश 180, तो कुल अक्षांश 180 कैसे? तो देखिए जो अक्षांश है ये अक्ष है, इस अक्ष पर एक बिंदु निर्धारित करा गया। देखो ध्रुव तारा था, इस ध्रुव तारे का जो आपतन कोण था जहां पर 90 डिग्री का था उसको तो उत्तरी ध्रुव माना, लेकिन इस ध्रुव तारे का जहां आपतन कोण 0 डिग्री हो गया था उस 0 डिग्री को ग्लोब की सतह पर 0 डिग्री के रूप में निर्धारित किया गया। और इस 0 डिग्री से बीचों बीच में इस अक्ष के ऊपर एक बिंदु ऐसा निर्धारित किया गया जिसने कि इस सतह के ऊपर अक्षांशों का निर्धारण किया। ठीक है, तो ये जो अक्षांश है ये 1 से लेकर और इस उत्तरी ध्रुव तक पहुंचे तो इनकी संख्या थी 90। ठीक इसी प्रकार 1 से लेकर ये कहां तक पहुंचे? 90। वास्तव में अक्षांश अक्ष के द्वारा निर्धारित किए गए कोण है और 0 डिग्री जो है ना, 0 डिग्री ये अक्ष के द्वारा निर्धारित हुआ बिंदु नहीं है। ठीक है ना, इसलिए 0 डिग्री को अक्षांश में शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद 1 डिग्री से और 90 डिग्री तक ऊपर वाले और 1 डिग्री से और 90 डिग्री तक नीचे वाले टोटल जो कोण है इनकी संख्या जो बनेगी वो कितनी बनेगी? 180 बनेगी। ठीक है, सोना सिंह 181 नहीं होंगे, अक्षांश 180 ही होंगे। देखो एक जनरल एक कॉन्सेप्ट आप सीखो। एक वृत्त है, सर्कल है, एक वृत्त के अंदर टोटल कोण कितने बनाते हो आप? तो एक पूरे वृत्त के अंदर हम 360 कोण बनाते हैं और एक वृत्त का आधा पोर्शन कर दिया जाए तो उस आधे पोर्शन में कुल कोणों की संख्या कितनी होगी? तो वो 180 होगी। इसलिए एक गोला है ये, इस एक गोले के आधे भाग में जो कोण होंगे उनकी संख्या 180 है। तो कुल अक्षांश कितने होते हैं यहाँ पर? 180। ध्यान रखना 0 डिग्री अक्षांश में शामिल नहीं है, 0 डिग्री अक्षांश में शामिल नहीं है। शैतान सिंह सर साउथ का अक्षांश वापस बताओ, मेरे को समझ नहीं आया। साउथ का अक्षांश, हाँ ठीक है मैं अभी बता देता हूं, रुकिए। ठीक है, देखिए यहां अगर बात करते हैं, एक बार इसको समझिए और आपके जो प्रश्न है, आशीष ने क्या प्रश्न पूछा है? आशीष आपका प्रश्न दोबारा रिपीट करो, भेजो, मैंने पढ़ा नहीं है। कुल जो अक्षांश हैं उन कुल अक्षांशों की, आप लोगों को राजस्थान ज्योग्राफी में 181 गलत है, वो कुल अक्षांश नहीं, आपको कुल अक्षांशीय वृत्त बताए गए होंगे, आपको दोबारा पढ़ना उसको जाकर के। आशीष का प्रश्न दोबारा भेजिए आप फटाफट। अरे मैंने आपका पढ़ लिया निशा, आप बार बार मत भेजिए इसको, मैंने बोल दिया आपको जो नंबर है और जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा मैं सिखा रहा हूँ आपको। अब आपने क्या पढ़ा क्या नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उसको पढ़िए आप एक बार। लालू ये लिख रहे हैं, ये किस एग्जाम के लिए? अब आप बार बार मत पूछिए सर जी, विश्व मानचित्र में पूरा, अरे ये विश्व मानचित्र वाला अब भी नहीं होगा भाई, ये पूरा जब अपन देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे उसमें आएगा। ये पूर्व पश्चिम की जो दिशा होती है वो देशांतर रेखाओं के द्वारा समझ में आएगी। आप रुकिए, मैंने बोला आपको कि आप जैसे ये टॉपिक पूरा होगा उसके बाद में ये पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका घूम जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि बजाय इसके आप एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो बजाय मैसेज के। निशा अब इस मैसेज को दोबारा मत करें आप प्लीज, ठीक है? जो मैं लिख रहा हूं मैं आपको बता भी रहा हूं, अब आपको वापस मैं इसका डाउट क्लियर कर रहा हूं। 181 नहीं होंगे अक्षांश, 180 होंगे। कैसे होंगे देखिए अब आप। मैं कह रहा हूं आपको
कि कैसे हुए थे अक्षांश निर्धारित। देखिए, ये एक ग्लोब है, इस ग्लोब का 3D इमेज है ये, ठीक है। इस 3D इमेज में ये जो इसके बीचों बीच में यहां से और ऊपर तक बिल्कुल बीच में से जो लाइन जा रही है ना, वो इसका एक्सिस है, ठीक है। अब ध्यान दें आप कि यहां पर जो अक्षांश हैं, यहां पर जो अक्षांश हैं, इस अक्षांश को मैंने क्या लिखा है, तो इस अक्षांश को मैंने लिखा है अक्ष प्लस अंश। ऐसे अंश या ऐसे कोण जो अक्ष के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अक्षांश। कैसे निर्धारित हुए, तो उसके लिए ये ग्लोब है, इस ग्लोब पर सबसे पहले निर्धारित किए गए दो बिंदु। पहला बिंदु था उत्तरी ध्रुव, जो बाद में किस रूप में, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में भी आया। पहले ये उत्तरी ध्रुव के रूप में निर्धारित किया गया। इसी प्रकार एक बिंदु निर्धारित किया गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब समझ लेना इस कॉन्सेप्ट को, ये 180-81 वाला ये झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, अब इसको पूरा समझे। आशीष, इस वापस से ये रिपीट नहीं होना चाहिए आपका मैसेज। जो विश्व मानचित्र की स्थिति है, मैंने आपको अभी बोला है कि जब देशांतर रेखा पूरी होंगी उसके बाद में ये क्लियर होगा। नरेंद्र बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि कमेंट पे जैसे ही पूरा फोकस किया जाता है तो लय बिगड़ती है, लिखने की भी, पढ़ने की भी, और बड़ा मतलब गुस्सा भी आता है। तो आप देखिए, समझिए, जो इसमें कमेंट आ रहा है आप मेरे सामने, वो कि इन्होंने 181 जो पढ़ा है उसका मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि अक्षांशों की संख्या 180 होती है। वो कैसे होती है वो समझ लेना, और दोबारा इसके ऊपर कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आपसे मानता हूं। देखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है, इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण ग्लोब पर कैसे किया गया, तो ग्लोब के ऊपर जो ध्रुव तारा था, उस ध्रुव तारे की मदद से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण किया। ध्रुव तारे का आपतन कोण, आपतन कोण का मतलब जो कोण, जिस कोण से ध्रुव तारे के प्रकाश की किरण पृथ्वी की सतह पर बनती है, गिरती है, तो आने वाली किरणें जहां 90 डिग्री के कोण से गिरती हैं, उस बिंदु को इस ग्लोब पर क्या नाम दिया, उत्तरी ध्रुव। और सदर्न क्रॉस तारे के आपतन कोण जहां पर 90 डिग्री के कोण बनाती हैं वो दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव निर्धारित हो गए। मैंने आपको लिखवा भी दिया इन दोनों के बारे में, उत्तरी ध्रुव का निर्धारण कैसे हुआ, दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कैसे हुआ। उसके बाद अपन ने लिखा है अक्ष का निर्धारण किया गया, ठीक है। अक्ष क्या है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को बीच केंद्र में से जो रेखा मिलाएगी, अभी मैंने आपको उस 3D इमेज में भी दिखाया, तो इसके बीचों बीच में से जो रेखा जाएगी वो क्या कहलाएगी, अक्ष। अक्षांश क्या है, तो अक्ष के साथ बनने वाले, अक्ष के द्वारा निर्धारित किए जाने वाले, अक्ष से निर्धारित किए जाने वाले जो कोण है इस सतह पर, वो कोण क्या होंगे, वो अक्षांश होंगे। तो अक्ष तो यहां से लेकर यहां तक पूरा अक्ष ही अक्ष है। इस अक्ष के ऊपर हम वो कौन सा बिंदु निर्धारित करें जहां से इस सतह के ऊपर अब कोण का निर्धारण किया जा सके। तो उस बिंदु को निर्धारित करने के लिए, उस बिंदु को निर्धारित करने के लिए इस ग्लोब की सतह पर एक बिंदु निर्धारित किया गया, जो किसके रूप में किया, 0 डिग्री के रूप में निर्धारित किया गया। 0 डिग्री क्या है, तो 0 डिग्री कोई अक्षांश नहीं है। 0 डिग्री एक ऐसा बिंदु था जो ध्रुव तारा था। इस ध्रुव तारे का आपतन कोण जहां 90 डिग्री था, उस 90 डिग्री को तो ग्लोब के ऊपर उत्तरी ध्रुव निर्धारित किया, लेकिन इस ध्रुव तारे का आपतन कोण जहां पर 0 डिग्री था, उस 0 डिग्री को इस ग्लोब के ऊपर 0 डिग्री के रूप में ही निर्धारित किया। और इस 0 डिग्री से 0 डिग्री दोनों तरफ निर्धारित कर दिया। ग्लोब थी, इस ग्लोब के ऊपर 2 पॉइंट निर्धारित कर दिए बिल्कुल बीचों बीच में, और वो पॉइंट किससे निर्धारित किए, वो ध्रुव तारे से निर्धारित किए कि ध्रुव तारे का आपतन कोण जहां 0 डिग्री होगा वो ग्लोब के ऊपर 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये 0 डिग्री, अब ये पूरा का पूरा बिंदु है,
इसके ऊपर एक लाइन खींच दी, यानी ग्लोब के ऊपर 0 डिग्री को मिलाने के लिए एक रेखा खींच दी और इसी रेखा को नाम दे दिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी रेखा को नाम दे दिया भूमध्य रेखा, इसी रेखा को नाम दे दिया विषुवत रेखा। ठीक है, तो अगर हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा को पूरी की पूरी जो मैंने आपको कहा है सॉरी ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये ध्यान देना रेखा के रूप में है, लाइन के रूप में है, लेकिन अक्षांश के रूप में नहीं है, क्योंकि समस्त अक्षांश वो कोण होंगे जो कोण निर्धारित करेगा, ये अक्ष निर्धारित करेगा। अब इस अक्ष पर वो कौन सा बिंदु हो जहां से हम अक्षांश निर्धारित करें, उसके लिए इस 0 डिग्री का निर्धारण किया। 0 डिग्री का निर्धारण ध्रुव तारे की मदद से किया। ध्रुव तारे के प्रकाश की किरणें जहां 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, जिनका आपतन कोण जहां 0 डिग्री होता है, उसको ग्लोब पर 0 डिग्री के रूप में निर्धारित करा और इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा के रूप में निर्धारित करा। अब देखो ये रेखा तो हो गई बाहर, यानी इसको मैं कहूं ये आप मान लीजिए ये आपके 3D इमेज आप जो देख पा रहे हैं, इस 3D इमेज में ये मान लो आप ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा में अगर हम ये कोई भी पूरा का पूरा हिस्सा जा रहा है, अब इसके बीचों बीच से मैं एक यूं सुई ले जाऊं और इसके यहां पर ये इसका अक्ष है, ये रहा। ठीक है, और अब इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उस 0 डिग्री अक्षांश रेखा तक अगर मैं पूरा का पूरा एक कोई भी पार्ट रखूं और वो पार्ट इसके ऊपर, इस अक्ष के ऊपर जिस बिंदु पर काट दे, उस बिंदु को हमने निर्धारित कर लिया किसके रूप में, अक्षांशों का निर्धारण करने के लिए। यानी अगर मैं यूं कहूं कि इस 0 से उस 0 तक अगर हम बिल्कुल एक सीधी रेखा यूं खींचे, तो ये रेखा इस अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, इस बिंदु से फिर हम इस ग्लोब की सतह पर ये कोण निर्धारित करेंगे और ये कोण यहां तक होगा जो 1 डिग्री से 90 डिग्री तक जाएगा, और ये 1 डिग्री से 90 डिग्री तक जाएगा, जो दोनों तरफ सेम, इधर भी और सेम फिर ये इधर भी 1 डिग्री से और 90 डिग्री तक, और इधर भी 1 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो 1 से 90 ये 90 बन गए, 1 से 90 ये 90 बन गई। ध्यान रखना 0 डिग्री अक्षांश नहीं है, और अगर इसको अक्षांश करोगे तो फिर आप 181 नहीं 185 पढ़ो चाहे। अब ध्यान देना कुल अक्षांश कितने होंगे, तो ये 180 होंगे। 0 डिग्री अक्षांश में शामिल नहीं है, क्योंकि अक्षांश मतलब अक्ष के साथ निर्धारित किए गए कोण, और 0 डिग्री का निर्धारण अक्ष के द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, मैं समझता हूं जहां तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये तो थे कुल अक्षांशों की संख्या, ठीक है ना। अब देखिए आप निशा, जहां तक मैं समझ रहा हूं आपका जो कमेंट था, उस कमेंट में आपने ये जो सीख लिया होगा कि कैसे अक्ष निर्धारित हुए हैं, अक्षांश निर्धारित हुए हैं। तो ये अक्षांश अब ध्यान रखना, कुल अक्षांश कितने होंगे, 180 होंगे। ठीक है पूजा, मैं आपने लिखा है कि नोट्स लिखवाओगे क्या, मैं लिखवाता चल रहा हूं। निशा समझ में आ गया, ठीक है, थैंक यू। अब देखिए वापस चलते हैं अपने बिंदु के ऊपर। मैंने लिखा है कुल अक्षांश 180, कैसे पूरा समझा दिया। कुल अक्षांश रेखाएं ध्यान दें इस चीज में कि यहां पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के रूप में खींची गई है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के रूप में खींची गई है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अक्षांश नहीं है। अक्षांश अक्ष की सहायता से निर्धारित किए गए कोण है, लेकिन 0 डिग्री पूरी ग्लोब पर एक रेखा खींची गई तो उसको अक्षांश रेखा में शामिल करा है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो अब अगर अपन काउंट करते हैं, 180 तो टोटल क्या हो गए, अक्षांश हो गए। ठीक है, 180 तो टोटल क्या हो गए, अक्षांश हो गए। और 180 के बाद इसमें अगर 0 भी जोड़ोगे आप तो टोटल कितने हो जाएंगे, 181। लेकिन इस 181 में ये जो 90 डिग्री है ना, ये एक बिंदु के रूप में रहता है। 90 डिग्री एक बिंदु के रूप में रहता है, और कभी भी एक रेखा जो होगी ना, इस एक रेखा के अंदर एक बिंदु जो होगा, उस बिंदु को रेखा के रूप में काउंट नहीं किया जाता है। एक पॉइंट जो होता है ना, पॉइंट को मैथमेटिक्स यूं कहती है, ए पॉइंट इज ए सर्कल बट ए पॉइंट इज नॉट ए लाइन। एक
बिंदु, एक बिंदु एक रेखा कभी नहीं होगा, लेकिन एक बिंदु एक वृत्त होगा, और वो वृत्त होगा जिसका कोई परिधि, जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होगी, यानी विदाउट परिधि नहीं, डायमीटर, व्यास। एक पॉइंट बिना व्यास का वृत्त होगा। तो एक पॉइंट वृत्त जरूर होगा, लेकिन एक पॉइंट रेखा नहीं होगी। तो ध्यान रखना, इसलिए हम इस 181 में दोनों ध्रुवों को निकाल दें, 90 डिग्री 90 डिग्री को, तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी बच जाएगी? 179। इसलिए कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 179। कुल अक्षांश कितने होते हैं? 180। और कुल अक्षांशीय वृत्त कितने होते हैं? वृत्त का मतलब होता है कि देखो, एक्चुअली अक्षांश जो था वो अक्षांश, एक ही अक्षांश दोनों तरफ निर्धारित किया ग्लोब में, तो दोनों तरफ निर्धारित किया, तो इसका मतलब एक अक्षांश रेखा पूरी ग्लोब पर आती है। एक अक्षांश रेखा पूरी की पूरी ग्लोब के ऊपर आती है, ये चीज अपन जानते भी हैं। एक अक्षांश रेखा देखिए, ये पूरी की पूरी ग्लोब के ऊपर जा रही है, तो ये एक रेखा जब पूरी उसके ऊपर आएगी ग्लोब पर, तो एक रेखा पूरी ग्लोब पर आएगी, तो पूरी एक रेखा ग्लोब को काट देगी, तो काट देगी तो एक सर्कल बन जाएगा। इसलिए सारी अक्षांश रेखाएं जो हैं, सारी अक्षांश रेखाएं वृत्त बनाएंगी। सारी अक्षांश रेखा मतलब अक्षांश रेखा कितनी है? तो अभी अपन ने पढ़ा 179 है। सारी अक्षांश रेखाएं वृत्त बनाएंगी, क्योंकि एक अक्षांश रेखा पूरी ग्लोब को काटती है। तो जितनी अक्षांश रेखाएं हैं वो सारे क्या होंगे? वृत्त होंगे। तो अक्षांश रेखा टोटल कितनी थी? 179 थी। तो वृत्त भी कितने हैं? 179 तो है ही है। लेकिन अभी अभी मैंने कहा कि जो 90 डिग्री है वो 90 डिग्री एक रेखा नहीं है, 90 डिग्री एक बिंदु है, और एक बिंदु जो होता है वो एक वृत्त होता है। इसलिए 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को भी हम वृत्त के अंदर शामिल करेंगे। तो वृत्तों की जो संख्या होगी वो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 181। ठीक है ना? तो ये जो मैंने आज आते लिखा था आपको कि कुल अक्षांश जो है वो 180 होते हैं, कुल अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं, और कुल अक्षांशीय वृत्त 181 होते हैं, कि जो कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या है 181। इनमें सबसे बड़ा वृत्त कौन हो जाएगा? तो भूमध्य रेखीय वृत्त होगा। और उसके बाद देखिए, मैंने लिखा है अक्षांश रेखाओं की संख्या के बाद अक्षांश रेखाओं की लंबाई। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई में अभी अभी अपन जस्ट देख रहे हैं कि जो जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो समस्त अक्षांश रेखाएं लंबाई में क्या होंगी? असमान होंगी। क्यों होंगी? कि ये 0 डिग्री और चलते 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 ये तो एक पॉइंट के रूप में ही आ गया। तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं वो लंबाई में क्या रहती हैं? असमान होती हैं। और इसके बाद अपन ने लिखा है कि जितनी भी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो लंबाई में असमान रहती हैं, लेकिन इनमें सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन होती है? भूमध्य रेखा, जाहिर सी बात है। और भूमध्य रेखीय जो व्यास है उसका मान होता है 12,756 किलोमीटर। प्लीज रिपीट 179। और टीकम चंद लिख रहे हैं सर आगे भी चलो। अब दो डिफरेंस आ रहे हैं। टीकम चंद को बहुत ज़्यादा समझ में आ गया, उनको ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वापस समझाया जाए। तो अब आप देखिए आपको करना क्या है। 179 मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि कुल अक्षांश रेखाओं में जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, वो 90 डिग्री एक अक्षांश है, एक कोण है, लेकिन एक रेखा नहीं है, क्योंकि वो सबसे ऊपर ग्लोब के ऊपर एक पॉइंट के रूप में निर्धारित है। इसलिए रेखाएं जो होंगी उसमें 0 डिग्री रेखा तो है, फिर 1 से चले आप 90 तक, 1 से चले आप 90 तक, तो अब 90 90 180 और एक खुद 0, तो 181 हो गई टोटल संख्या। पर 90 डिग्री और 90 डिग्री ये रेखा नहीं है, इसलिए इन दोनों को इसमें माइनस कर देंगे। तो 181 में 2 गए तो 179, तो 179 टोटल रेखा होंगी। और जितने ये 181 लिखे हैं ये सारे के सारे वृत्त होंगे, क्योंकि एक अक्षांश रेखा पूरे ग्लोब को काटती है, इसलिए एक सर्कल का निर्माण होता है। 90 डिग्री भी वृत्त बनाते हैं, इसलिए कुल वृत्त 181 होंगे। लंबाई के रूप में सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखीय व्यास का मान जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि ना, इसका जो नंबर है
वो मतलब टोटल भूमध्य रेखीय व्यास का वो है 12,756। कमलेश जी नमस्कार। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करते हैं तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा, और इस भूमध्य रेखीय व्यास का मान कितना है 12,756 किलोमीटर। अब 12,756 किलोमीटर, ये डिजिट तो याद रखना पड़ेगा, पर ये है क्या, तो इसके लिए देखिए एक भूमध्य रेखा है, ये पूरी भूमध्य रेखा है। व्यास क्या होता है इसको मैं समझा रहा हूं। ये भूमध्य रेखा, ये भारत जो है ना, ये तो भूमध्य रेखा की क्या है, परिधि है, पूरी लंबाई है। और भूमध्य रेखा की पूरी लंबाई जो होती है वो 40,077 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा की पूरी लंबाई जो है वो 40,077 किलोमीटर होती है। और व्यास को हम परिभाषित करते हैं कि परिधि के ऊपर स्थित कोई भी दो बिंदु जिनको ठीक केंद्र से कोई रेखा मिलाती है उसको हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं को केंद्र में से जो रेखा मिलाएगी वो रेखा भूमध्य रेखीय व्यास कहलाएगी। और इस भूमध्य रेखीय व्यास का मान कितना होता है, तो वो 40,077 किलोमीटर होता है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि जो परिधि और व्यास, तो लंबाई, जितनी भी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो लंबाई के अंदर समान होती हैं। इनमें सबसे लंबी जो है वो भूमध्य रेखा होती है। और भूमध्य रेखीय व्यास का मान कितना रहता है, 12,756। अब वो होता क्या है व्यास, उसको मैंने आपको यहां पर बता दिया। तीसरे नंबर पर हमने यहां पर लिख दिया अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। तो देखिए अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है ना, वो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो इन समस्त अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी आती है वो लगभग समान रहती है। यानी अगर मैं कहूं कि देखिए ये एक अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा के ये जो डिस्टेंस आती है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, कटिबंध। दो अक्षांश, कोई भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, कटिबंध। और इनके बीच की दूरी लगभग समान रहती है। और इसका मान कितना निर्धारित किया गया है, 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कटिबंध कहलाती है और इसका मान 111 किलोमीटर होता है। ठीक है ना। हालांकि इसमें थोड़ा सा चेंज आता है कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं तो इनके बीच की दूरी में स्लाइटली वृद्धि होती है, पर वो वृद्धि बहुत कम होती है, इसलिए इनको लगभग क्या माना गया है, समान। और इसका मान कितना निर्धारित किया गया, 111 किलोमीटर। ठीक है ना। तो ये कुछ चीज थी जो अपने अक्षांश रेखाओं के रूप में बात करी। अकेली अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती हैं। कैसे करती हैं, वो जलवायु निर्धारित जो करेंगे अपन कल की क्लास में करेंगे। आज की जो क्लास थी उसका हमारा समय अब पूरा होता है। और आगे मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे जो है वो आप कम बातें करके और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें और मेरे हैबिचुअल हो जाएं, ताकि हम मैक्सिमम लर्न करें, मिनिमम बात करें। जो प्रश्न आपका जेन्युइन होगा मैं लेता हुआ चलूँगा आपके साथ। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल के क्लास में। शुक्रिया, धन्यवाद।